Hello students, I'm Pooja and I'm your इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सब्जेक्ट टीचर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की फर्स्ट यूनिट। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की फर्स्ट यूनिट में आपका आता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मीनिंग, प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट व स्पेकुलेशन, इन्वेस्टमेंट गैम्बलिंग, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़, रिस्क रिटर्न एनालाइज एंड टाइप्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो फर्स्टली हम थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट है वो होता क्या है। ठीक है, तो देखो इन्वेस्टमेंट क्या है। मान लो इन्वेस्टमेंट क्या है, आप अपनी मनी को ऐसी जगह लगा रहे हैं ना जहां आपको बेटर रिटर्न मिल सके। ठीक है, लाइक मान लो मैंने 1 लाख रुपए शेयर्स में इन्वेस्ट किए थे और अब उनकी जो वैल्यू है वो बढ़कर 1,40,000 हो गई है। तो मैं कहूँगी जो 40,000 है ना वो क्या है, मेरा रिटर्न है। ठीक है, तो 40,000 क्या हो गया आपका रिटर्न। तो इन्वेस्टमेंट इन सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि अपनी मनी को आप ऐसी जगह लगा रहे हो जहाँ पर जो आपको क्या दे, फ्यूचर के अंदर आपको एक बेटर रिटर्न दे, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अब जो हम रिटर्न गेन करते हैं यानी वेज ऑफ गेटिंग रिटर्न, हम रिटर्न है वो किस किस फॉर्म के अंदर गेन कर सकते हैं। देखो पहला आता है कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन लाइक जैसे मैंने है ना गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, अब गोल्ड की वैल्यू बढ़कर गोल्ड की वैल्यू है वो बढ़ गई है, तो क्या हो गया, कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, देन दूसरा है अगर मान लो इंटरेस्ट है। अगर मान लो आप बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, देन डिविडेंड, अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो शेयर्स में आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मान लो आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो किस फॉर्म के अंदर मिलेगा, आपको रेंट की फॉर्म में मिलेगा। तो आप किस किस फॉर्म के अंदर रिटर्न है वो अर्न कर सकते हो, कैपिटल एप्रिसिएशन में, यानी आपने जहाँ इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू है वो बढ़ गई। सेकंड, अगर मान लो आपने बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। देन डिविडेंड, अगर आप शेयर्स में आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा रिटर्न की फॉर्म में। और अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो यानी आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। अच्छा, और एक हम बात करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है ना वो करना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना एक अगर सबसे बड़ा जो बेसिक रीजन हम कहेंगे वो होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है, आपने सबने फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। इन्फ्लेशन क्या होता है, यानी जो कीमतों में वृद्धि, यानी हम महंगाई भी बोल सकते हैं। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, अब देखो मान लो पहले जो चीज़ है, ठीक है, मान लो पहले जो चीज़ है वो 100 रुपीज़ में आती थी। पहले जो चीज़ है वो 100 रुपीज़ में आती थी, अब उसकी वैल्यू है वो कितनी होगी, 110 हो गई। ठीक है, अब अगर मैं इन्वेस्ट नहीं कर, मान लो 100 रुपीज़ है, ठीक है, अगर हम इन्वेस्ट नहीं करते वो, तो क्या होते, मान लो पहले वो चीज़, अब आपको जो 10 रुपीज़ है वो खुद के पास से लगाने पड़ते हैं। अगर आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट नहीं करते और 1 साल बाद क्या हो रहा है, जो चीज़ 100 की आती थी अब उसकी वैल्यू हो गई है 110 हो गई है। ठीक है, तो अगर आप उस जो 100 रुपीज़ को इन्वेस्ट नहीं करते तो आपको 10 रुपीज़ है ना वो अपनी तरफ से लगाने पड़ते हैं। तो यानी आप क्या है, यानी इन्वेस्टमेंट अगर आपने मान लो 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए तो क्या होगा, आपको रिटर्न की फॉर्म में आपको रिटर्न मिलेगा, यानी 1 साल बाद उसकी वैल्यू आपको बढ़कर मिलेगी ना। तो हम कह सकते हैं इसलिए क्या है, ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करना। दूसरा, अगर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देती हूँ, यानी इंडिया है ना, हमारी इंडिया के अंदर जो मेनली लोग इन्वेस्ट करते हैं वो या तो गोल्ड की फॉर्म में करते हैं, या रियल एस्टेट यानी जो प्रॉपर्टीज़ में करते हैं, या स्टॉक में यानी जो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर आपने 1979 में अगर आपने 1 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो आज 2019 या ले लो या 2020 में इसकी वैल्यू होती 42,70,000। ठीक है, तो अगर आप 1979 के अंदर 1 लाख रुपए अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो आज उस गोल्ड की वैल्यू होती 42,70,000 है। ठीक है, दूसरा, अगर हमने 1 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट करते, रियल एस्टेट में,
कब, वही 1979 का मैं डाटा लेकर चल रही हूँ। तो अगर आप उस टाइम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते किस में, रियल एस्टेट के अंदर, तो आज उसकी वैल्यू होती 1 करोड़ 10 लाख। ठीक है। और एग्जाम्पल लेकर चलो, अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते उस टाइम, तो आज उसकी वैल्यू कितनी होती, 1 लाख रुपए अगर आप मान लो शेयर्स में इन्वेस्ट करते कब, 1979 के अंदर, तो आज उसकी वैल्यू होती, वो होती 3 करोड़ 76 लाख। ओके। तो इसलिए हम कह सकते हैं। दूसरा, अगर आपने विप्रो कंपनी का नाम सुना होता, तो अगर आप उस टाइम यानी 1979 में अगर आप विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट करते, तो उसकी वैल्यू आज पता है कितनी होती, उसकी वैल्यू आज होती 5,000 करोड़ रुपीस। ओके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक था कि हम इन्वेस्टमेंट है वो क्यों करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का मेन मोटिव क्या होता है कि फ्यूचर के अंदर अच्छी बेटर रिटर्न जनरेट करना। ठीक है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज एन असेट्स और आइटम एक्वायर्ड विद द गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम ऑन एप्रिसिएशन। यानी आप असेट्स परचेज कर रहे हो या किसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, किस पर्पज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ताकि वो आपको बेटर रिटर्न दे या एप्रिसिएशन हो जाए। ठीक है। मान लो कोई सिक्योरिटी परचेज की थी, मान लो आपने रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी और अब उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, तो इससे क्या होगा, आपको एप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स ओवर टाइम, कि एक टाइम पीरियड के बाद क्या हो रहा है, आपके असेट्स की वैल्यू में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट के क्या क्या एलिमेंट होते हैं, तो 3 एलिमेंट आते हैं, रिटर्न, रिस्क एंड टाइम। ठीक है। रिटर्न क्या होती है, रिटर्न क्या होती है, अब मान लो आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो शेयर्स के अंदर आपको रिटर्न किस फॉर्म में मिलेगी, शेयर्स के अंदर आपको रिटर्न मिलेगी डिविडेंड की फॉर्म में। ठीक है। दूसरा, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते, मैंने आपको पहले ही बता दिया, यानी आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते, तो वहां पर आपको रिटर्न किस फॉर्म में मिलती, रेंट की फॉर्म में मिलती। देन जो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो क्या होता है, जो एप्रिसिएशन की फॉर्म में, है ना, यानी गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती। तो जो रिटर्न क्या होते हैं, वी हैव सीन अबाउट द इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द इंटेंशन टू गेन प्रॉफिट, दच इन्वेस्टर जनरली मे एक्सपेंड देयर फंड टू अर्न ए रिटर्न ऑन इट, द रिटर्न इज नोन एज रिवार्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। ठीक है। यानी जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर जो आपको रिवार्ड मिल रहा है ना, वो क्या होती है, आपकी रिटर्न। ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, डिविडेंड की फॉर्म में भी हो सकती है, रेंट की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है। या फिर एप्रिसिएशन फॉर्म के अंदर भी हो सकती है। ठीक है। और इंटरेस्ट की फॉर्म में, यानी आपने बैंक में इन्वेस्ट किया, लाइक आपने एफडी है, ठीक है, 3 साल की एफडी कराई, तो उस फॉर्म में आपको जो रिटर्न मिल रहा है इंटरेस्ट की फॉर्म के अंदर मिल सकता है। ठीक है। दूसरा आता है रिस्क एंड रिटर्न। हम एलिमेंट पढ़ रहे हैं कि क्या क्या एलिमेंट होते हैं। दूसरा आता है रिस्क एंड रिटर्न। तो आपको पता है जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न होगा। कि भाई आप मान लो किसी सिक्योरिटीज़ के अंदर, ठीक है, ज़्यादा रिस्क है, तो आप उसको तभी लेना पसंद करोगे जब उसके ऊपर आपको बेटर रिटर्न मिले। ठीक है, तभी परचेज करोगे। अदरवाइज तो आप उस सिक्योरिटीज़ में, देखो मान लो इसका एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, ठीक है, मान लो बैंक है, ठीक है, बैंक आपको है ना 1000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है। और आपका जो फ्रेंड है वो आकर कहता है कि भाई मुझे है ना 1000 रुपीज़ दे दे और मैं तेरे को 9% का के मतलब अकॉर्डिंग मैं आपको क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। तो आप दोगे नहीं, क्योंकि उसमें रिस्क है। ठीक है। क्योंकि आप क्या कर सकते हो उसको, मतलब एक तरह से बाउंड नहीं कर सकते, लेकिन बैंक को तो आप मतलब बैंक के ऊपर तो आप एक तरह से क्लेम भी कर सकते हो। तो आप कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, बैंक में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर क्या है, रिस्क कम है। ठीक है। और आप तभी अपनी फ्रेंड को देना, मतलब आप मान लो कोई और पर्सन आता है आपसे कहता है कि भाई मुझे इतने रुपीज़ उधार दे दे, तो आप उसको तभी देना पसंद करोगे जब आपको वो क्या करे, बेटर रिटर्न दे। यानी बैंक अगर 10% रिटर्न दे रहा है और वो अगर 12% रिटर्न दे, तभी आप सोचोगे कि उसको मतलब उसको जो है लोन है वो देना। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है। तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। देन आता है टाइम। अब टाइम क्या है, इन्वेस्टमेंट के अंदर जो टाइम फैक्टर है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। टाइम क्या होता है, अब मान लो आप इन्वेस्ट कितने टाइम के लिए कर रहे हो, आप 2 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक आप एफडी करा रहे हो, 2 साल के लिए करा रहे हो, 3 साल के लिए करा रहे हो। तो ये जो ये सब फैक्टर है वो भी इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है।
अब देन आपको 3 वर्ड सुनने को मिलेंगे। एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है स्पेकुलेशंस और एक होता है गैम्बलिंग। ठीक है, मैं एक बार शॉर्ट के अंदर आपको बताती हूँ क्या होता है इन्वेस्टमेंट, क्या होता है। देखो, जो इन्वेस्टर्स होता है ना, इन्वेस्टर जो सिक्योरिटीज़ को परचेज करता है वो करता है लॉन्ग टर्म के लिए। इन्वेस्टर्स होता है वो जो सिक्योरिटीज़ को परचेज करता है वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। लाइक आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, कम से कम 1 साल के लिए तो कर रहे हो ना, 1 साल की तो एफडी करा ही रहे हो आप। ठीक है, देन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने कोई मतलब प्रॉपर्टी परचेज की है। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट अर्न करना, यानी जो वो इन्वेस्ट करता है वो करता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, स्पेकुलेटर क्या होता है, देन आता है आपका स्पेकुलेटर। स्पेकुलेटर का हिंदी में मतलब होता है सट्टेबाज। ये क्या होता है, ये क्या करता है, जो शॉर्ट टर्म के अंदर डीलिंग करता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ के अंदर। यानी देखो, अगर मान लो विप्रो कंपनी का एग्जांपल ले। ठीक है, अब मान लो किसी को, मान लो इसमें पता चल जाए जो स्पेकुलेटर्स हैं, अब मान लो ये है कि भाई इसके जो प्राइस है ना, इसके जो शेयर्स के जो प्राइस है ना वो 1 मंथ के बाद है ना बढ़ने वाले हैं। तो स्पेकुलेटर क्या करेगा, अब उसको परचेज कर लेगा और 1 मंथ के बाद जब इसके प्राइस बढ़ेंगे तो उसको क्या कर देगा, सेल कर देगा, उसको बेच देगा। इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश है वो करता है, उसको हम बोलते हैं स्पेकुलेटर। ठीक है, तो मतलब इसका जो मेन मोटिव होता है बस यही होता है, परचेजिंग सेलिंग, मतलब जहाँ जहाँ उसको कम प्राइस के ऊपर मिल रहा है वहाँ परचेज कर लिया और जहाँ वैल्यू बढ़ गई वो सेल कर दिया। ठीक है, तो ये होता है स्पेकुलेटर। ये मतलब ज़्यादा एनालाइज नहीं करता है, विदाउट एनालाइज के मतलब करता है, ज़्यादा एनालाइज नहीं करता है मार्केट का। फिर कौन होता है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का मतलब होता है हिंदी के अंदर जुआ। ठीक है, गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है, जुआ। अब ये एक तरह की क्या होती है, बैट होती है। गैम्बलिंग क्या होती है, एक तरह की बैट होती है। मैंने बोला कि है ना, जैसे मान लो हम मैच देख रहे हैं। ठीक है, अब मैंने बोल दिया, जैसे मान लो 2 फ्रेंड बैठे हैं, एक फ्रेंड ने बोला दूसरे से कि देखना नेक्स्ट बॉल के ऊपर है ना विराट कोहली है ना, वो क्या करेगा, मतलब लाइक छक्का मारेगा। ठीक है, वो नेक्स्ट बॉल के ऊपर छक्का मारेगा। अगर नेक्स्ट बॉल के ऊपर उसने छक्का मार दिया तो मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा। ठीक है, एक फ्रेंड क्या कर रहा है, मतलब 2 फ्रेंड है बैट लगा रहे हैं कि अगर नेक्स्ट बॉल के ऊपर विराट कोहली ने अगर छक्का लगाया है तो मैं तुझे क्या दूंगा, 10,000 रुपये दूंगा। तो ये क्या होगी, गैम्बलिंग है, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। अब देखो, अगर उसने छक्का लगा दिया तो उसको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, और नहीं लगाया तो उसको लॉस हो जाएगा। तो जो गैम्बलिंग होती है वो एक तरह से जुआ होता है, होता है। ठीक है, जैसे बैट लगाना हो गया या लॉटरी आ गया, तो ये सारे किस में आते हैं, गैम्बलिंग में होते हैं, जो वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, विदाउट एनालाइज। मतलब हम क्या करते हैं कि हम मतलब एक जो टेकिंग आर्टिफिशियली रिस्क क्रिएटेड, मतलब आर्टिफिशियली जो रिस्क क्रिएट किया जाता है वो किस में आता है, गैम्बलिंग के अंदर। तो देखो, इन तीनों के अंदर डिफरेंस पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशंस और गैम्बलिंग। पहला आता है फाइनेंशियल प्रोफाइल फंड अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या करता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, ओन फंड एंड लुकिंग टू क्रिएट वेल्थ, यानी हम अपने खुद के फंड है वो इन्वेस्ट करते हैं। स्पेकुलेशन में क्या होता है, हम खुद के फंड भी यूज़ करते हैं और बोरोड फंड भी यूज़ करते हैं, यानी हम खुद के अपने जो हमारे पास अवेलेबल जो फंड है उसका भी यूज करेंगे और जो बाहर से पैसा लेकर है यानी बोरोड फंड है उसका भी यूज करेंगे। तो हम दोनों का यूज़ करते हैं, ओन फंड का भी और बोरोड फंड का भी। गैम्बलिंग में क्या होता है, हैव वेल्थ एंड लुकिंग टू हैव टू फन, मतलब आपको पता है, अब लाइक एक बैट हो गई, मतलब ऐसे ही एक एंजॉय के लिए या फन, मतलब मजाक वगैरह के लिए, इस टाइप से ही होती है गैम्बलिंग। ठीक है, यानी जुआ वगैरह, लॉटरी वगैरह। ठीक है, तो इसमें आप, दूसरा होता है टाइम होरिजन। अब देखो, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए आप करते हो। ठीक है, लाइक आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हो, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। स्पेकुलेशन मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और गैम्बलिंग क्या होता है, इमीडिएट होते हैं। अब विराट कोहली ने छक्का मार दिया नेक्स्ट बॉल के ऊपर तो उसको क्या मिलेगा, तुरंत ही उसको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। तो जो गैम्बलिंग होती है वो क्या होती है, बहुत ही वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। देन आता है बेसिस ऑफ डिसीजन, यानी यहाँ पर डिसीजन, जो इन्वेस्टर होता है ना, वो जो मेनली इन्वेस्ट करता है वो करता है फंडामेंटल एनालाइज के बेस के ऊपर इन्वेस्ट करता है। ठीक है,
मैंने क्या बोला कि जो इन्वेस्टमेंट के अंदर जो इन्वेस्टर होता है, जो इन्वेस्ट करता है ना, वो किसके बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट करता है? फंडामेंटल एनालाइज के बेस के ऊपर इन्वेस्ट करता है। स्पेकुलेशन के अंदर क्या होता है? जो न्यूज़ है, यानी जो जो र्यूमर वगैरह फैल रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई कह दे भाई इस कंपनी के शेयर्स है वो 1 महीने के बाद बढ़ने वाले हैं, तो स्पेकुलेटर क्या करेगा? अभी परचेज कर लिया और जो बढ़ जाएंगे उसको सेल करेंगे। मतलब प्रिडिक्शन के बेस के ऊपर। वो प्रिडिक्शन गलत भी हो सकती है, ऐसा नहीं हमेशा वो प्रिडिक्शन सही होगी, ठीक है। हो सकता है उसने जो शेयर्स परचेज किए थे फ्यूचर के अंदर, मतलब उसने कि भाई फ्यूचर्स के अंदर इसके प्राइस है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्या हो गए? अब डाउन हो गए। आपने पढ़े होंगे बुल बियर, ठीक है, ये सारे आपने पढ़े होंगे। उसके बाद आता है गैम्बलिंग। क्या होती है? रैंडम, मतलब एकदम से ही मान लो आप 2 फ्रेंड बैठे थे आपस में, हाँ एकदम से चलो बैट लगाते हैं, रैंडमली हो गया, चलो बैट लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से। रिस्क है इन्वेस्टमेंट के अंदर, जो रिस्क है वो मतलब एक मॉडरेट होता है, रीजनेबल मॉडरेट रिस्क होता है। सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है वो जो गैम्बलिंग के अंदर होता है और स्पेकुलेशन के अंदर होता है। स्पेकुलेशन के अंदर क्या है? आपने प्रिडिक्शन तो की थी कि भाई 1 मंथ के बाद शेयर्स के प्राइस है वो बढ़ जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? शेयर्स प्राइस तो गिर गए। तो इससे क्या हो गया? आपका जो इसमें रिस्क है उसके होने के चांसेस है वो काफ़ी रहते हैं। और इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क होने के चांसेस कम क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, तो एक पूरा एनालाइज के बेस के ऊपर इन्वेस्ट करता है, ठीक है, पूरा मार्केट, जो मार्केट एनालाइज के बेस के ऊपर है वो इन्वेस्ट करता है। लेकिन स्पेकुलेशन में ऐसा नहीं होता है। और गैम्बलिंग में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। मान लो उसने नेक्स्ट बॉल के ऊपर छक्का मार दिया तो जीत गया, और नहीं मारा तो क्या हो गया? उसको लॉस हो गया। तो इसमें जो रिस्क है वो सबसे ज़्यादा रहता है, किसमें? गैम्बलिंग में। देन आता है रिटर्न। जो इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको जो रिटर्न है ना वो रीजनेबल होती है ओवर ए लॉन्गर पीरियड टाइम। इट इज़ द मोस्ट ऑफ द केसेस इन्वेस्टमेंट विल अर्न प्रॉफिट, ठीक है। स्पेकुलेशन के अंदर क्या होता है? आपको हायर रिटर्न मिलते हैं। मान लो वही बात है, अगर मतलब अगर 1 मंथ के बाद क्या हो प्राइस है वो बढ़ जाए तो आपको क्या मिलेगी? हायर रिटर्न मिलेगी। और गैम्बलिंग क्या है? वो लक के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जो किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो हो सकता है अगर आपकी लक अच्छी हो तो नेक्स्ट बॉल के ऊपर वो मतलब छक्का लगा दे, और अगर आपकी लक खराब हो उस टाइम तो नहीं लगाए, ठीक है, तो आपके पैसे डूब जाएं। देन आता है स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। इसमें जो इनकम है वो स्टेबल रहती है, इसमें अनसर्टेन रहती है। आपको पता है स्पेकुलेशन क्या होती है? एक तरह से सट्टेबाजी। तो इसमें जो इनकम है वो क्या होती है? अनसर्टेन रहती है, और इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। किसमें? गैम्बलिंग में। टाइप ऑफ इन्वेस्टर, इसमें जो कंजर्वेटिव नेचर के, मतलब जो पुरानी विचारधारा के होते हैं, इस टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। इसमें क्या होता है? एग्रेसिव होते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो गैम्बलिंग होते हैं, रेडी टू लूज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फॉर फन, ठीक है। तो ये क्या होता है? हमेशा मतलब जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होते हैं। तो ये था इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग। तो इन सिंपल वे हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट होता है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ताकि फ्यूचर में आपको बेटर रिटर्न मिले। यहाँ पर स्टेबिलिटी होगी, और यहाँ पर जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो पूरा एनालाइज के बेस के ऊपर करेगा, ठीक है। लेकिन स्पेकुलेशन में क्या होता है कि भाई यहाँ पर क्या करता है? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अर्न करने के लिए जब हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के अंदर सिक्योरिटीज़ को परचेज करना, सेल करना, वो आता है स्पेकुलेशन। और जो गैम्बलिंग होती है जस्ट लाइक ए फन, ठीक है, यानी जब हम कहते हैं गेम ऑफ चांस, इसको हम बोल सकते हैं गेम ऑफ चांस, यानी यहाँ पर जो रिस्क है वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। और जैसे कि मान लो वही बात है, आपने वही बैट लगा ली, लॉटरी वगैरह, तो ये किस में आएगा? गैम्बलिंग में, ठीक है। तो ये आज थोड़ा सा ओवरव्यू था इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।